हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो कल हम प्रश्नावली 1.1 कर लिए थे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने वहाँ पर ही बंद कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 और 1.3। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो आप सब सोच के पहले बताइए क्या हो सकता है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कल हमने आपको अपरिमेय संख्या भी बताया था और वास्तविक संख्या भी बताया था। ठीक है, हमने कहा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय और परिमेय को मिलाकर बनती है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि वास्तविक संख्या क्या कौन होती है? वास्तविक संख्या से कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है। ठीक, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो चाहे कोई अपरिमेय है वो भी वास्तविक है, चाहे कोई परिमेय है वो भी क्या है? वास्तविक ही है। ठीक है, तो इसमें यही तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, जैसे कल हमने आपको एग्जाम्पल बताया था क्लास 9th के लड़का और लड़कियों का ग्रुप बना के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कथन? ये हमारा कथन सत्य है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सत्य। चलिए ठीक है। अगर तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका था कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है जहां की m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अगर संख्या रेखा है तो उसमें केवल प्राकृतिक संख्या तो आती नहीं है, उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी अगर -3 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसका मतलब ये कथन क्या है? ये कथन आपका असत्य है। ठीक, असत्य क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो रूट m के रूप में है, रूट m के रूप में हो सकता है, लेकिन जो निगेटिव नंबर है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, वो रूट m के रूप में नहीं हो सकता। किसी भी ऋणात्मक संख्या का रूट प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा कथन देखते हैं हम। तीसरा कथन आपका है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो ये तो सीधा साधा एकदम गलत दिख रहा है आपको। देखिए, क्या वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती है? ऐसा तो नहीं है ना। अभी हमने पीछे बताया है कि वास्तविक संख्या है तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, तो एकदम गलत है, एकदम सामने ही गलत दिख रहा है। इसका मतलब ये कथन गलत है। तो ये भी तीसरा आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती हैं। और अगर हम खाली ये बोलें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय है तो आपका ये कथन गलत है। ठीक, तो ये आपका पहला वाला था। दूसरा सवाल करते हैं। चलिए, दूसरा क्या है? बुक हमारे पास है नहीं, मोबाइल से देखकर पढ़ाना पड़ता है। दूसरा इसमें है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो सिंपल है, आप पूर्णांक लिख दीजिए पहले। पूर्णांक मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो, पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1, -2, -3, -4, यही तो पूर्णांक है। तो कह रहा कि सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ठीक है, हम मान लेते हैं रूट एक परिमेय अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो क्या अपरिमेय है?
तो √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो ये अपर में नहीं है। √5 अपर में है, 6 अपर में है, 7 अपर में है, 8 भी अपर में हो सकता है रूट में अगर करेंगे। √9, क्या √9 अपर में है? इसका वैल्यू तो 3 होता है ना, तो इसका मतलब ये अपर में नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं? अपर में होते हैं। तो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो अगर हमसे पूछेगा क्यों कथन गलत है, तो हम बोल देंगे कि √4 और √9, √4 और √9 ये अपर में संख्या नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में लिख दीजिए √4 और √9, ये रूट में तो है लेकिन यहाँ पर में संख्या नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए 8 में आप पढ़े होंगे कि परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं। आपको नंबर लाइन बनाना है तो अपने कॉपी में पटरी से बनाना है। ठीक है, तो पटरी से बनाएंगे तो यहाँ 0 लिख लीजिएगा, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। और अगर इसको हमें रूट में लिखना हो तो 1 को √1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को √4 लिख सकते हैं, 3 को √9 लिख सकते हैं, 4 को √16 लिख सकते हैं, 5 को √25 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब √1 का मान 1 ही तो होता है, √4 का मान 2 तो होता है, तो क्या √2 को √4 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 3 को √9 नहीं ले सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको हम ऊपर रूट के रूप में लिख दिए। ठीक है, इसलिए ताकि कोई नंबर रूट में दिखाना हो तो आप ये जान पाओ कि किसके बीच में आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है ना कि कहां पर आएगा। अगर आपको किसी व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाना है तो पहले गांव जाना जरूरी है। गांव जान पाओगे तभी तो घर तक पहुंचा पाओगे। तो पहले जरूरी है कि ये जाने किसके किसके बीच में आएगा। ठीक है, तो आप स्केल से पटरी से इतना लाइन खींच लीजिएगा और 1-1 सेंटीमीटर आप दूरी ले लीजिएगा, या थोड़ा और भी ले लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब हमको बताना है कि √5 कहां पर आएगा। क्या दिखाना है? √5। √5 को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए √5 किसके किसके बीच में आ सकता है? √4 और √9 के बीच में ही तो आएगा। √4 से बड़ा है और √9 से छोटा है, तो इसी के बीच में आएगा। मतलब कहां पर आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। अब 2 और 3 के बीच में कहां आएगा ये भी नहीं पता है। मतलब कुल मिलाकर ये समझे आप गांव तो जान गए, लेकिन घर कहां पर ये नहीं पता अभी पर। केवल गांव जानने से तो घर नहीं पहुंचा पाएंगे, घर को खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में ही, जिसका क्या होता है? फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आप पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना देते हैं, तो नीचे वाला क्या होता है? ये होता है हमारा आधार। इसे क्या बोलते हैं? लंब। इसे क्या बोलते हैं? कर्ड। ठीक है, और अगर इसमें से कोई 2 मालूम है तो तीसरा हम इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो यहां पर भी हमको 2 चीज मालूम है, लंब और आधार, और कर्ड नहीं मालूम है। कर्ड का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधार कितना मान लेते हैं? आधार हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2-3 के बीच में तो आएगा, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा? 2। आधार कितना ले लेंगे हम? आधार ले लेंगे हम 2। ठीक, 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 से थोड़ा आगे आएगा, 2 से थोड़ा आगे आएगा। नंबर लाइन पर 2 हमको पता है, तो पहले 2 के पास जाएंगे, वही हमको बताएगा कि √5 का घर कहां पे है। ठीक है, तो किसके पास जाएंगे? 2। तो 2 हमारा क्या हो गया? ये हो गया 2 हमारा आधार हो गया। ठीक, बेस हम कितना लेते हैं? सॉरी,
लंब कितना लेते हैं, लंब हमेशा हम लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हम कितना ले लेंगे, ये हम ले लेंगे 1, ये कितना ले लेंगे हम, ये ले लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए आपको लंब मिल गया और क्या मिल गया, आधार मिल गया। अगर हम ऐसे लाइन खींच दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। ये लंब है, ये आधार है, सॉरी ये आधार है, ये लंब है और हमको क्या बताना है, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, आधार का मान 2 है, 1 का वैल्यू 1, ये 4 हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा √5, यानी ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया है √5, ठीक है। तो √5 को तो हमको नंबर लाइन पर दिखाना था। तो देखिए √5 इतना कितना है, √5। अब इस लाइन को अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे, मतलब ये लाइन इतना सारा है, अब ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपको एक लगना प्रकार लेके यहाँ से एक चाप लगाना पड़ेगा, और जब आप चाप यहाँ से लगाओगे, ठीक है, तो जो जहां पर चाप काटेगा वहीं पर हमारा क्या आएगा, √5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर दिखाना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपकी किताब में है, √5 को दिखाना था। मान लीजिए हमसे बोल देता है कि √10 को संख्या रेखा पर दिखाइए, √10 को संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक। तो √10 को कैसे दिखाएंगे ये समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या रेखा बना लेना है, ठीक है। ये 0, 1, 2 और ये क्या है 3, ठीक है। 1 को हम ले लेते हैं √1, 2 को ले लेते हैं √4 और 3 को ले लेते हैं √9, और इधर क्या ले लेते हैं 4 को √16। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब हमको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, यदि हमको बेस मिल जाए और आधार, बेस मिल जाए और लंब मिल जाए, ठीक है, यानी आधार मिल जाए और लंब मिल जाए। तो आधार हम नीचे ले लेते हैं, √10 है तो √9 क्या हो गया, आधार। तो ये हमारा क्या है, यहां तक हमारा क्या मिल गया, आधार। आधार हमारा कितना, √9, √9 का मान कितना होता है 3 ले लेते हैं। लंब हमको लेना है 1, कितना लेना है हमको, 1 ही लेना है, तो 1 ले लिए। अब यहां से हम खींच दिए तो ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आपको आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकाल लेंगे ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 3, लंब 1 है, सॉरी लंब 1, आधार कितना है 3, तो कितना होगा 1 + 9 10, और के बराबर क्या हो जाएगा √10, ठीक है। ये आपको पता होगा, वैसे समझा दे रहे हैं। तो के का वैल्यू कितना आएगा, के का वैल्यू आएगा √10, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिए, तो √10 ये हमारा हो गया। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, √10 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक अपने लगड़ा प्रकार में दूरी भरना है। अब यहां से एक चाप लगा देना है, चाप यहीं पर कहीं पर लगेगा, और ये हमारा √10 संख्या रेखा पर निरूपित हो गया, ठीक है, समझे, ठीक है। तो ये था अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रयोगात्मक है, ठीक है। तो इसके लिए आप घर पर प्रैक्टिकल रूप से कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्रश्नावली 1.2, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन टोटल था, नहीं 3 क्वेश्चन था। एक सत्य बताना था, दूसरा था कि क्या सभी पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, तो नहीं, एग्जाम्पल में हमने बता दिया क्यों नहीं होते हैं। तीसरा था कि √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, ये भी हमने सीख लिया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, बेस ले लेते हैं, जहां से जहां तक की दूरी हमको पता होती है उसको बेस मान लेते हैं, और लंब को हम ले लेते हैं 1, फिर हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण के बाद हम चाप लगाते हैं, जहां पर हमारा आता है चाप वो हमारा क्या हो जाता है, संख्या रेखा निरूपित हो जाता है।
अब मान लीजिए आपको रूट 11 का वैल्यू बताना है, तो आप क्या करोगे, आप अब की बार आधार कितना ले लोगे, अब की आधा रूट 10 ले लोगे। रूट 10 ले लेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा आपका रूट 11 आ जाएगा। फिर यहां से आप चाप लगा दोगे तो यहाँ रूट 11 का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। ठीक, चलिए अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं प्रश्नावली 1.3। और प्रश्नावली 1.3 पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, तो हमने बताया था। लेकिन दशमलव के हिसाब से अगर देखें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है दशमलव वाली संख्या और एक होता है बिना दशमलव वाली संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है, बिना दशमलव वाली संख्या है। 1.2, 1.4, 5, 1.65, ये सब क्या है, दशमलव वाली संख्याएं हैं। दशमलव वाली संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ दशमलव वाले ऐसे होते हैं जो अशांत होते हैं। अशांत का मतलब समझ रहे हो ना, अशांत किसे कहते हैं, जो हमेशा चिल्लाता रहे, चुप ही ना हो, वही तो अशांत है। अशांत मतलब शांत का उल्टा, जो हमेशा बोलता रहे। ठीक, तो संख्याएं दशमलव वाली 2-3 प्रकार की होती हैं। एक होता है शांत, जो एक सीमा के बाद कट जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि 10 को 4 से भाग कीजिए आप, ठीक है, तो आप इसका मान वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा, शायद 2.5 ही आएगा। ठीक है, 2.5 ही आएगा। अब कटिए ना यहाँ पर 20। ठीक, तो यहां पर ये संख्या शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि एक सीमा पे जाके ये कट गया है। ऐसे मान लीजिए आपको 125 है और इसको भाग करना आपको 10 से। ठीक है, 10 से भाग कर दीजिए आप 125 को, 10 एकन्नम 10, 10 दूना 20, 10 मतलब बड़ा है 0, 10 पचे 50, कट गया ना, मतलब कट जा रहा है, तो ये क्या है, शांत है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 10 को ही भाग करना आपकी बार 3 से, 3 त्रिका 9, 1 आया, दशमलव बढ़ाए 0, 3 त्रिका 9, 1 आया, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ाए, 3 त्रिका 9, 1, फिर 0 बढ़ाए, 3 त्रिका 9, मतलब 1 आ ही रहा है, 1 बार बार आ रहा है, और यहाँ बार बार क्या आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। तो ये क्या शांत है, नहीं शांत है ना। देखिए यहां पर ये 2 तमाचा खींच के मारे हो गया चुप। ठीक है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितना दुष्ट है कि चुप ही नहीं हो रहा है, कट ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, अशांत है। इसे 2 तरह बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे होते हैं कि उनको डांटोगे तो चुप हो जाएंगे, नहीं मार दो 2 तमाचे तो चुप हो जाते हैं। और एक बच्चे ऐसे होते हैं कि उन जिनको मारोगे उतने और चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, मतलब मारोगे तो चुप नहीं होंगे बल्कि और चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। एक संख्या होती है कि थोड़ा मेहनत करोगे तो कट जाएगा, तो एक ऐसा होता है कि कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी डांट बोल लो, वो रहेगा वैसा की ही वैसा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अशांत होते हैं। तो आई होप आप शांत और अशांत समझ गए होंगे। ठीक, तो दशमलव में 2 समझे हमने, एक शांत एक अशांत। लेकिन जो अशांत होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अशांत 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चे जो चुप नहीं हो रहे 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक बच्चे हो रहे हैं ऐसा कि एक ही चीज मांग रहे हो बार बार। जैसे अभी यहाँ पर क्या था, जब हम 3 को 10 में भाग किए हैं तो बार बार 3 3 आ रहा था, 3 3 आ रहा था, मतलब एक ही चीज बार बार आ रहा है। जैसे मान लो कोई बच्चा है और खिलौने बुलडोजर चाहिए। ठीक है, अब उसको आप कितना मारो, बुलडोजर बुलडोजर रटे है। ठीक है, जब तक आप लाको उसको दे नहीं दोगे तो वो रोएगा। ठीक, और एक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पहले मांगे बुलडोजर लाकर दिए, फिर मांगेंगे हेलीकॉप्टर, फिर मांगेंगे कार, मतलब बार बार वो अपना जो है डिमांड बदल रहे हैं।
ठीक है ना, और चुप भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, जो अशांत है, मतलब एक तो चुप भी नहीं होंगे, और एक ऐसा होगा कि उनका डिमांड तो एक ही होगा, और एक ऐसा होगा कि उनका डिमांड बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ संख्याएं ऐसे होती हैं जो अशांत होते हुए भी अपने आप को बार बार दोहराती हैं, ठीक है। तो जो संख्या अशांत तो है और बार बार अपने को दोहरा रहा है, उसे हम बोलते हैं अशांत। संख्या में दो प्रकार हमने पढ़ा, एक है अशांत, एक है अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब जो एक ही अंग को बार बार दोहरा रहा है वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। और जो संख्या अपने आप को दोहरा नहीं रहा बल्कि हर बार अलग अलग आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने भाग दिया, पहले 2 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 5, मतलब जितना बार हम डिवाइड कर रहे हैं बार बार अलग अलग आ रहा है और कट भी नहीं रहा है। तो इसे क्या बोल देंगे हम? इसे बोल देंगे अशांत अनावर्ती। क्या बोल देंगे? अशांत अनावर्ती। समझे? मतलब एक तो ऐसा है कि एक ही बात बार बार दोहरा रहा है कि हमको खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। अब एक ऐसा है कि पहले खिलौना मांग रहा है, फिर आइसक्रीम मांग रहा है, फिर समोसा मांग रहा है, ठीक है, और उसका डिमांड नहीं बदल रहा है हमेशा, ठीक है ना, और चुप भी नहीं हो रहा है। तो जो कोई रिपीटेशन ना फॉलो करे, ठीक है, मतलब कोई अंक यहाँ पर दोहराया भी नहीं जा रहा है और कट भी नहीं रहा है, तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं हम? अशांत अनावर्ती। और जो संख्या कटे ना भले लेकिन एक ही चीज को बार बार दोहराए वो क्या होता है? हमारा अशांत आवर्ती, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जो अशांत आवर्ती होता है या जो शांत संख्या होता है, इसे हमने पढ़ा ना कि दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक शांत एक अशांत। तो जो शांत है ये और जो अशांत आवर्ती है ये दोनों परिमेय होती हैं, लेकिन जो अशांत अनावर्ती है ये क्या होता है? ये है अपरिमेय, ठीक है। यानी जो संख्या शांत है वो भी परिमेय होगा, और जो शांत भले नहीं है लेकिन एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा है वो भी क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या, ठीक। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, अब हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 आप सब ओपन कर लीजिए, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है प्रत्येक में, ठीक है। पहला क्या है? 36/100, ठीक, 36/100 है। आपको बताना है कि क्या ये शांत है कि अशांत है, और अशांत है तो अशांत अशांत अनावर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो 100 को 36 से भाग कर लो जल्दी से, चलो 100 0 0 36, ठीक है, दशमलव बढ़ा है 0 बढ़ा है 100 300, फिर कितना हुआ? 60, दशमलव बढ़ा है 0 बढ़ा से 300 छक्का 600। कट गया ना भैया? तो कट गया, तो कट गया मतलब इसका क्या है? ये शांत है। क्या है? शांत है, मतलब 2-3 तमाचा मारने पर चुप हो गया, है ना। देखिए कट गया है, कट गया ना, तो ये क्या है? शांत है, ठीक। आ रहा है ना समझ में? नहीं समझ में आए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला आपका है क्वेश्चन एक हो जाता है, एक बुक ले आते हैं कल। दूसरा क्या है? 1/11। ये अशांत है कि शांत है? जल्दी से निकाल लो। 11 को 1 में भाग करना है, 11 0 0 1, दशमलव बढ़ाए 0, 11 0 0, फिर दशमलव बढ़ाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 11 9 99, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बार जाएगा डिवाइड, ठीक है 10, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो 11 9 99, फिर 1 आएगा। मतलब कुल मिला के ये हमको बना रहा मूर्ख, कटेगा नहीं, लेकिन कट भले ही नहीं रहा है लेकिन एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ये अशांत तो है लेकिन अशांत आवर्ती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम?
इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है 4 सही 1/8। ठीक, उसके आगे क्या है? 3 सही, सॉरी 3/13 है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका कितना होगा? 8 चौक 32, 33/8 काटोगे कितना आएगा? 8 चौक 32, एक बचेगा, 8 एक 8, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40। तो ये हमारा क्या है? शांत है। ठीक, डिवाइड करेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो आप सब समझ गए ना? यानी देखिए, अगर संख्या कट जा रही है तो क्या है? शांत है। नहीं कट रहा है तो क्या है? अशांत है। और कट नहीं रहा है और एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा है तो उसे बोलेंगे अशांत आवर्ती। और कट भी नहीं रहा है प्लस कोई रिपीटेशन भी नहीं है, मतलब किसी अंक को दोहरा नहीं रहा है बार बार, तो उसे क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, ये भी वैसे ही रहेगा। पहले इसको क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.47, 7 पे बार लगा है ना, तो 7 7 7 ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? समीकरण संख्या 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कराने पर ये क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक, जब x को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? 4.777, यही तो हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। तो 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। ठीक, और 4.777 में से 0.47 घटेगा तो कितना बचेगा? कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपके सामने घटा देते हैं। देखिए, ये तो है, यहाँ पर क्या है? ये 4.77 था और यहाँ पर क्या है? 0.4777, यही तो है। अब 0 0 0 0 हो जाएगा। 7 में से 4 हटाएंगे कितना बचेगा? 3, और 4 में से 0 गए 4, यानी कितना आएगा हमारा आंसर? 4.3 आएगा। ठीक, यानी जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4.3 आएगा। ठीक, अब देखिए, x का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 9 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपान 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? पॉइंट में है और पॉइंट हमको हटाना है। तो अगर हमको पॉइंट हटाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा? 43/90। अब ये p/q के रूप में हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि इसमें दिया है कि 1/7 का वैल्यू आपका 0.14287 है। ठीक, वास्तव में लंबा भाग दे बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू क्या होगा? ठीक, तो यहां हमको स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, यहां पर 1/7 का वैल्यू दिया है और हमको 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का वैल्यू बताना है। ठीक, अगर हमको नहीं आता है, मतलब स्मार्ट नहीं है, हार्ड वर्कर हैं,
तो सब में 7 को 2 में भाग करेंगे, 7 से 3 में भाग करेंगे, फिर 7 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको हार्ड वर्क करना है, तो क्या हम 2/7 को 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं? क्या हम 3/7 को 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं? क्या हम 4/7 को 4/7 को 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ठीक। तो देखिए आप 2 गुणे 1/7, 2 को ऐसे रहने दीजिए, 1/7 का वैल्यू कितना है? 0.142857, यही तो है। गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर 3 गुणे 1/7 का वैल्यू पता है कितना है? 0.142857, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाइए, 4 गुणे 1/7 का वैल्यू पता है कितना है? 0.142857, ठीक। ऐसे यहाँ पर अगर आपका हो गया 5 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणे 1/7। 1/7 का वैल्यू पता ही है, 0.142857, ठीक है। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करा देंगे और बिना भाग दिए हमें इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एक 2.2010। ये हो गया हमारा इसका वैल्यू, ठीक। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24, 1 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 0 0। इसका वैल्यू आ गया। देखिए अब बिना भाग दिए हमें इसका वैल्यू भी पता चल गया, इसका वैल्यू भी पता चल गया। ऐसे ही हम सबका वैल्यू निकाल देंगे। आई बात समझ में? यानी हमें भाग नहीं देना है, सिर्फ 2/7 हमको बोला है तो इसको 2 × 1/7 कर देंगे, और 1/7 का वैल्यू पता है तो 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसे 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बिना भाग दिए हमको ऐसे ही इसको लगाना है, ठीक। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। मतलब कुल मिलाकर इसको हमें परिमेय संख्या बनाना है। पहला क्या है? 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, ये पहला आपका है। दूसरा आपका है 0.47 के ऊपर केवल बार लगा है। तीसरा आपका है 0.0013 तीनों पे बार लगा है, ठीक है। यानी ये हमारे क्या हैं? अशांत आवर्ती संख्याएं हैं और इनको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इनको रैशनल नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसका बार का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब होता है कि 6 6 6 6 बार बार आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारा वैल्यू 1.333 आ रहा है, तो 333 बार बार लिखने से अच्छा है कि 3 के ऊपर हम क्या लगा दें? बार, ठीक है। तो बार का मतलब होता है कि वही अंक बार बार आ रहा है, ठीक। तो अब अगर हमको इसको लिखना हो 0.6 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.666, ऐसे ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं x बराबर क्या है? 0.666, ऐसे ऐसे है, ठीक है, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ हमें थोड़ा युक्ति लगानी पड़ेगी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण संख्या 1, ठीक है। अब 6 6 बार बार आ रहा है, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या 1, और कोई समीकरण हो और कोई इक्वेशन हो कोई, ठीक है, तो उसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड करा सकते हैं, कोई भी नंबर जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 10 से। तो इक्वेशन 1 को, यानी समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक।
अब देखिए समीकरण ये पूरा है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x में भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो जब 10 का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, है ना। और जब 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.66, यही तो हो जाएगा। इतना आप समझे। यानी पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इसको एक समीकरण बना लेंगे और उस समीकरण को, उस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.666 बार बार हो जाएगा, ठीक है। इतना समझे। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप समझिए इक्वेशन 2 क्या है, 10x है ना, और इक्वेशन 1 क्या है, x है। तो 10x में से जब x घटाओगे तो 9x ही तो बचेगा भैया, ठीक। और जब आप 6.666 में से 0.66 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 ही तो बचेगा। कैसे, क्या करना है, समीकरण 2 में कितना है वैल्यू, 6 यही तो है। और समीकरण 1 में वैल्यू कितना है, ये है, यही तो है। यहां घटाएंगे तो कुछ 0 आ जाएगा, ठीक, 0 ही तो आएगा। और 6 में से 0 गए 6, यानी हमारा वैल्यू कितना आया है, 6 ही तो आएगा, समझे। अब क्या करेंगे, हम x को इधर 9 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी x बराबर क्या आ गया, 2/3। क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है ना परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ऐसे हमको दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या बनाना है। फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन बना लेंगे, कैसे, x बराबर मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 हम बना लिए। अब जब इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। जब समीकरण 1 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पीछे चला जाएगा तो 6.666 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो समीकरण 2 क्या है, 10x है ना, और समीकरण 1 क्या है, x है। तो 10x में से x घटाओगे तो 9x ही तो बचेगा। और समीकरण 2 में इस साइड में क्या है, 6.666 यही तो है, और 1 में क्या है, 0.666 यही है। जब इसमें से इतना घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कितना बचेगा, 9x बराबर 6। और x बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और 6/9 का वैल्यू कितना होता है, 2/3। तो x बराबर क्या हो गया, 2/3। यानी इसको परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, इस तरह 2/3 बन जाएगा, ठीक है। 0.001 इसको बनाना है, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही रहेगा, बशर्ते यहाँ 3 अंक है तो यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। फिर वही समीकरण 2 बनाएंगे और 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आज खत्म करते हैं, कल इसके आगे बढ़ा जाएगा।